are you doing? I am trying to balance the stick on my finger. हाय। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक छोटी सी बच्ची एक स्टिक को अपने एक फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और वो बैलेंस करती है इस तरह से। तो वह जो एक पॉइंट है जिस पे वो बैलेंस कर लेती है, यह पॉइंट ही इस पूरे स्टिक का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, यानी द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, वह बिंदु उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान केंद्र क्यों? द्रव्यमान केंद्र क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो जो भी वस्तुएं होती है उनको फिजिक्स में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, एक बिंदुवत माना जाता है। और बिंदु वस्तुओं का जो मोशन होता है, उसकी जो गति होती है, उसको स्पेसिफाई करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में बिंदुवत वस्तुएं नहीं होती। जैसे ये एक छड़ी है, ठीक है, तो इसको अगर हम फेंकें तो इस तरह से अगर हम घुमा के फेंकें तो क्या हो रहा है? ये इस तरह से मूव कर रही है ऊपर। स्लो मोशन वीडियो भी मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद ये देख लेंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से ये घूम रही है, इस तरह से ऊपर जा रही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, दोनों का मोशन इस तरह से है। तो इसका मोशन क्या इस तरह से होगा? इसको अगर देखें, इस छोर को देखें तो इस तरह से करते हुए जा रहा है और ये वाला भी उसी तरह से मुड़ते हुए जा रहा है। लेकिन इनका जो मोशन है, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर सबका बात करें तो वह जो मोशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको स्पेसिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसके मोशन का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया है ताकि हम जान सकें कि इस पार्टिकल का मोशन का पैटर्न क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, इस तरह से मैं इस पे लुढ़का रहा हूँ और उस पे जो मैंने पॉइंट का मार्क किया है उसको ध्यान से देखेंगे। वो क्या हो रहा है? वो पॉइंट जो अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूम रहा है और साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ रहा है। यानी इसमें दो तरह का मोशन है, एक रोटेशनल मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के साथ में वो ट्रांसलेट कर रहा है, यानी वो इस तरह से उस जो पॉइंट था उसका जो पैटर्न का मूवमेंट का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि कोई भी बॉडी जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो एक पॉइंट का जो पैटर्न है मोशन का वो इतना कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उन सभी का अगर देखा जाए तो उसका जो मोशन होगा वो स्पेसिफाई करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो इसलिए एक द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और क्या कहा गया इसमें कि जो बॉडी है उसका संपूर्ण द्रव्यमान किसी पॉइंट पे अगर केंद्रित है, सेंटर्ड है, तो वही केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। और उस द्रव्यमान केंद्र का जो पैटर्न होगा मोशन का, वही उस पूरे बॉडी का होगा। जैसे ये स्टिक है, जैसे ये स्टिक है तो इसका द्रव्यमान केंद्र ठीक बीचों बीच है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो ठीक बीचों बीच होता है। अब अगर ये मूव करता है तो इससे और इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसके सिर्फ सेंटर ऑफ मास से मतलब है। इसका सेंटर ऑफ मास जैसा मोशन करेगा वैसे ही उस पूरा बॉडी का मोशन समझा जाएगा, ठीक है। अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे हम पोजीशन को फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मान लिया कि ये एक्स और वाई दो एक्सिस है और दो कण है। फिलहाल अभी हम कितने कण ले रहे हैं? दो कण ले रहे हैं। इसका m1 है और इसका m2 मास है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों के बीच कहीं होगा
कोई जरूरी नहीं कि ठीक बीचों बीच हो, वो M1 और M2 पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के बीच कहीं जो होगा वो RCM कहलाएगा। RCM यानी R सेंटर ऑफ मास, CM का मीनिंग हुआ सेंटर ऑफ मास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCM M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बाय M1 प्लस M2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। पोजीशन, ये RCM क्या है? पोजीशन बता रहा है कहाँ पे होगा, ये पोजीशन बताता है ये फॉर्मूला। अब अगर कुछ विशेष स्थितियां लेते हैं, सबसे पहला चीज तो ये है, पहला पॉइंट नोट करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र जब भी होगा तो उन दोनों वस्तुओं, यहाँ 2 पार्टिकल सिस्टम लिया है मैंने, तो उन दोनों वस्तुओं को या उन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाले रेखा पर ही होता है। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है ये M1 है और ये M2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही है द्रव्यमान केंद्र, ऐसा नहीं कि इसके बाहर यहाँ पे है यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा पर होगा। दूसरा क्या है, यदि M1 इक्वल्स टू M2 हो, यानी दोनों का द्रव्यमान बराबर हो, तब क्या होगा? दोनों का द्रव्यमान जब बराबर हो जाता है, इसका मान लिए हम M है, तो RCM सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? पोजीशन। तो M R1 प्लस M R2 बाय M प्लस M, तो ये हो जाएगा M कॉमन लेकर के 2M, M कैंसिल, तो R1 प्लस R2 बाय 2 रह जाएगा। यानी जब दोनों मास समान है, दोनों का द्रव्यमान एक समान है, तो क्या होता है उसका? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर साइन छूट गया। पोजीशन वेक्टर्स का जो मीन है, मीन इसी तरह से निकालते हैं, औसत जिसे कहते हैं, माध्य जिसे कहते हैं, दो जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ R1 प्लस R2 बाई 2, यानी कहने का मतलब क्या है, जब दो इक्वल मासेस हैं तो क्या होगा, उसका जो पोजीशन होगा RCM यानी सेंटर ऑफ मास का, वो ठीक बीचों बीच होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर का मास और इधर का मास, दोनों का मास सेम है, इसलिए हम इसके ठीक बीचों बीच बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। लेकिन तब क्या होगा, जब कोई एक मास बड़ा हो और एक मास छोटा हो, इसको पहले लिख लेंगे, एक मास बड़ा हो और एक मास छोटा हो, यानी मान लिया M1 इज ग्रेटर देन M2, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये देखने वाली बात है। प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। ये स्टिक है, इसका हम सेंटर ऑफ मास कहाँ पे फाइंड किए थे? ठीक बीचों बीच होगा, क्योंकि इसका जो आकृति, इसका शेप है वो बहुत यूनिफॉर्म है। लेकिन अब हम इसका एक तरफ का द्रव्यमान को हम बढ़ा दे रहे हैं इसे लगा करके, तो अब क्या होगा, पहले यहाँ पे था, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, गिर जा रहा है, तो कहाँ पे करना होगा? थोड़ा इधर खिसकाना पड़ रहा है मुझे, ध्यान से देखेंगे, इधर में खिसकाना पड़ रहा है ताकि ये बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं क्या दोनों तरफ की लंबाई बराबर है? लंबाई तो बराबर नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के इधर और इधर का मास दोनों अब बराबर है, लेकिन इधर का लेंथ कम हो गया। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम इधर का वेट ज़्यादा कर दिए, इधर का द्रव्यमान हम बढ़ा दिए, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से खिसक करके यहाँ पर आ गया। सेंटर ऑफ मास जो बीचों बीच था पहले, वो किधर खिसका? जिधर का द्रव्यमान अधिक है, जिधर का द्रव्यमान अधिक है, यानी कि ज़्यादा द्रव्यमान के तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक गया। इसका अर्थ क्या निकला? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होता है? अधिक द्रव्यमान वाले। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लेंगे, इफ, पॉइंट नंबर 2 में, इफ यदि M इज ग्रेटर देन M2, तो द्रव्यमान केंद्र M1 के निकट होगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये R क्या है? पोजीशन बताता है। तो पोजीशन किसका? जब 2 डायमेंशन में हो तो x और y का कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, 3 डायमेंशन हो तो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। तो x एक्सिस के लिए हम कितना लिख सकते हैं? XCM, यानी x पोजीशन कितना हो जाएगा? M1x1 सॉरी प्लस M2x2 बाय M1 प्लस M2, एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा? YCM, यानी y सेंटर ऑफ मास M1 Y1 प्लस M2 Y2 बाय M1 प्लस M2।
तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट और इससे वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। यहाँ पे m है और इसका भी द्रव्यमान m है और ये कहाँ पे रखा गया है, एक्स एक्सिस के अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है। तो ये 0 0 मान लिया, ये ओरिजिन है और इसकी लंबाई कितनी है, वो a है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो ये a और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना हो गया 0, y1 का वैल्यू 0, यहाँ पे x1 का वैल्यू a एंड y का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ही हमें निकालना है, y कोऑर्डिनेट में तो है नहीं, सिर्फ एक ही एक्सिस के अनुदिश रखा हुआ है ये। तो x cm इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। तो दोनों मास सेम है तो m इंटू x1 का वैल्यू 0 प्लस m2 क्या है m और x2 यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ पे x2 है, ये x1 है तो ये x2 है, इंटू a बाय m प्लस m यानी 2m, ये तो 0, ma बाय 2m, m से m कैंसिल यानी a बाई 2 आया। हमारा x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, a बाई 2 पे। चूंकि मासेस बराबर है इसलिए ठीक कहाँ पे होगा, बीचों बीच होगा। जैसा कि अभी हम स्टिक में दिखाए थे कि अगर ये यूनिफॉर्म स्टिक है तो इसका ठीक सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एकदम बीचों बीच होता है। इस तरह से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक बीचों बीच। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसे उतार लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1-1 kg द्रव्यमान का वस्तु है, वो इस तरह से एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। सभी का कितना द्रव्यमान है, 1 kg, मास कितना है 1 kg, और उसका एक मास कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, 0 0 पे। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर अगर लंबाई ले, a इक्वल्स टू 1 मीटर दिया गया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 1 1 और इसका कोऑर्डिनेट 0 1 होता है, ये पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 0 0 1 0 1 1 और 0 1। और हमें फॉर्मूला क्या है इसके लिए, यहाँ पे देखें चूंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर शेप में, तो 2 डायमेंशनल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों अगर हम निकाल लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये पता चल जाएगा। तो xcm क्या होता है, फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस तरह से होगा। अब यहाँ देखें m1 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू 0 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, इंटू x2 का वैल्यू 1 है, प्लस m3 का वैल्यू 1 है, x3 का वैल्यू 1, प्लस m1 का वैल्यू फिर 1 और x4 इसे माना है हमने, तो ये क्या है 0 है, बाय 1 1 1 सारे 1 है तो कितने हो जाएंगे 4, तो ये तो हो गया 0 1 प्लस 1 बाई 4 यानी 2 बाई 4 यानी कितना आ जाएगा 0.5। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कितना होगा 0.5, यानी फिलहाल यहाँ पे ठीक बीचों बीच। अब वाई कोऑर्डिनेट इसी तरह से अगर हम निकालते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो सेम है, मास तो सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0.5 करके देख लेंगे इस फॉर्मूला पे। यहाँ पे x की जगह पे y लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका भी कितना आएगा 0.5, यानी x पे 0.5 और y पे 0.5 अगर चलते हैं तो ये ठीक बीच वाला पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें पता चल गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0.5 एंड 0.5। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखेंगे पोजीशन वेक्टर i j k के फॉर्म में दिया है, r1 r2 दिया है, m1 2 kg का मास है और m2 3 kg का मास है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, किस पोजीशन पे होगा वो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, RCM वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2।
तो m1 का वैल्यू पुट करेंगे 2 और अंडर ब्रैकेट r1 का वैल्यू 3i माइनस 5j प्लस 6k प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और r2 का वैल्यू कितना है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5। क्या लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 3 2 6i माइनस 10j प्लस 12k माइनस 6i प्लस 9j माइनस 4 3 12 k डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से देखेंगे 6i 0 हो गया, फिर उसके बाद में 12k ये 0 हो गया, यहाँ पे बच गया कितना माइनस 10j प्लस 9j दैट इज माइनस j बाई 5 दैट इज माइनस 0.2j। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कहाँ पे आया j वेक्टर यानी कि y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ। आगे बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है, हम न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं, F इक्वल्स टू ma होता है। तो हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। यहाँ F जो होता है वो बाहरी आरोपित बल यानी एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो किसी बॉडी पर जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उनका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, और उसका सभी का द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो हमारा संपूर्ण द्रव्यमान यानी टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और वो कितना होगा कैपिटल M होगा। और वो अगर मूव कर रहा है, उसमें एक फोर्स लग रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन ठीक वैसा ही होगा जो कि उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति और संवेग संरक्षण। तो हम लोग क्या जानते हैं, P यानी मोमेंटम इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और हर एक पार्टिकल का मास अगर m1 m2 m3 है और उसका वेलोसिटी v1 v2 v3 है रिस्पेक्टिवली, तो उनका जो मोमेंटम होगा उस पूरे बॉडी का वो कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या जानते हैं हम, P वो पूरे बॉडी का मोमेंटम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू VCM, वेयर VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम जानते हैं, अभी हम बात किए थे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है या किसी बॉडी का जो मोशन होता है वो सेंटर ऑफ मास का मोशन भी वही होता है। यानी कहने का मतलब है कि उस पूरे बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, P को रिप्लेस करके mVCM। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, P इक्वल्स टू mVCM लिख सकते हैं। ये जो है mVCM m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम ये लिख दिए, तो P इक्वल्स टू mVCM लिख सकते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dP बाई dt इक्वल्स टू m कांस्टेंट है, m तो चेंज होगा नहीं, यानी मास तो चेंज होगा नहीं, dVCM बाई dt लिख सकते हैं। और व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, F एक्सटर्नल के बराबर होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इस। तो ये जो है dP बाई dt ये कितना आया, F एक्सटर्नल के बराबर होगा।
अब यहाँ पे एक सिचुएशन, एक विशेष स्थिति या स्पेशल केस लेते हैं। क्या? इफ़ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जब ज़ीरो हो जाता है, यानी बाहरी फोर्स जो लग रहा है, बाहरी बल जो लग रहा है, अगर वह ज़ीरो हो तो मोमेंटम क्या होगा? देन डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किए हम अभी तक ये जान रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से भी हम लोग जान रहे हैं। तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। अब हम इसको कितना लिख रहे हैं? एफ एक्सटर्नल को ज़ीरो कर दिए, यानी कि जो नेट फोर्स है किसी बॉडी पे वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया। तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। और हम जानते हैं मैथ से, तुम लोग जानते होगे कि किसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि P क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। P क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियत है। हिंदी में क्या लिखेंगे? नियत है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम पहले ही बताए थे कि हर एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ क्या हमको मिल रहा है कि जब किसी बॉडी पे या किसी वस्तु पे या किसी निकाय पर आरोपित बल ज़ीरो हो तो क्या संरक्षित रहता है? P, यानी संवेग संरक्षित रहता है। ये तो संवेग की बात हो गई, मोमेंटम की बात हो गई। उसके अब गति के बारे में बात करते हैं कि गति कैसा होगा जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो क्या हम यहीं से इतना लिख सकते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ एक्सटर्नल तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ से देख सकते हैं एम ए सी या एम डी वी सी एम बाई डी टी। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं एम डी वी सी एम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो। अब चूँकि m तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी बॉडी का मास जो है वो क्या होता है? ज़ीरो नहीं हो सकता है। इन नॉर्मल केस, स्पेशल केस में हम लोग बात करेंगे आगे क्लास 12 में कि मास भी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होगा? मास तो ज़ीरो होता नहीं है जनरल केस में, तो क्या हो सकता है? ज़ीरो। यहाँ पे d बाई डी टी, तो ये जो टर्म है अब ये बच गया डी वी सी एम बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर देखिए क्या निकल कर आ रहा है कि इस टर्म यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो है। तो किसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है? कांस्टेंट का ज़ीरो होता है। तो यहाँ से हमें फिर क्या निकल करके आ रहा है? यहाँ से हमें वी सी एम यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो फिर कांस्टेंट निकल के आ रहा है। यानी जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो उसका संवेग भी संरक्षित रहता है और उसका वेग भी संरक्षित रहता है। इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इससे ये अर्थ निकल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहता है। कब? जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। इसका एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर निकाय के अंदर कोई बल है, इंटरनल फोर्स है, तो उसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कोई पटाखा है, वो ऊपर गया और ऊपर जा कर के वो विभिन्न टुकड़ों में बट गया, वो ब्लास्ट किया ऊपर जा कर के कोई क्रैकर, तो क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? मान लीजिए कि वो इस तरह से वो गया और यहाँ पर आकर के वो क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो उसका अपना कुछ एक पथ होगा, लेकिन उसका जो अपना अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों का पथ होगा अलग अलग, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो वही होगा जो पहले था। ब्लास्ट होने के जो पहले सेंटर ऑफ मास का जो पाथ था वही ब्लास्ट होने के बाद सेंटर ऑफ मास का वही रहेगा। ध्यान रखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का जो पाथ होगा वो वही होगा जो ब्लास्ट होने से पहले था। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू कि जब कोई पटाखा आसमान में फूटता है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान केंद्र का पथ क्या होगा? पहले की जैसा रहेगा या परिवर्तित हो जाएगा या कुछ कुछ और ऑप्शन रहेंगे? तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान केंद्र का वही दिशा रहेगा, वही पाथ रहेगा जो ब्लास्ट होने से पहले था। क्लियर है?